दोस्तों, भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं। लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह सामने आए। आज भी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया है। पर दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज बाय रितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए भूत प्रेतों की सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, जोधपुर स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें शाप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और वे सब लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम रठासी गांव है। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को वहां एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उस आकृति को देखकर डर गया। उस प्रेत ने फिर राजा से कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं श्राप के कारण इस जगह का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। उस भूत ने राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि वे ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी।
दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया कि आखिर यह निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही अपनी रानी को यह सारा किस्सा बताया तो उस बावड़ी का काम वहीं रुक गया। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की हल्की ठंड थी, इसलिए रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए इस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। उस नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े देने के लिए कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया हंस पड़ी और बोली, पहले तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी मैं कुछ एक कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी पहने एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य के बादल अपना घर कर चुके थे, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया था और मैं कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही सारी बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? मैंने कैप्टन विनोद से कहा। कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे में चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए हैं। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक तो पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पाजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज कर कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की दीवार पर गई। वह दीवार खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा कि तभी बाथरूम में लगे आईने में मैंने खुद को देखा।
उस आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ाकर उस बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलता देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने कैप्टन विनोद से कहा कि आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर गायब था और मैं अब बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक चला जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी। फिर वह बोले, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मैंने डरते डरते पूछा। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बताना। क्या बताना चाहते हैं आप? मैंने डरते हुए पूछा। तो कैप्टन विनोद ने कहा, वही जो आज तक कोई ना जान सका। मैं तब तक बहुत ज़्यादा डर चुका था। तो कैप्टन विनोद ने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं और मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। इस बार कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी ख़त्म होते ही मैं खुद तुम्हें जीप से तुम्हारे कैंप तक छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए, वहाँ तक तुम चलते हुए शायद ना पहुँच पाओ। पता नहीं कैप्टन विनोद के स्वर में ऐसा क्या था कि मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया। कैप्टन विनोद ने फिर कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया था। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों के वेश में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत ही उस घायल होते हुए सैनिक को यहाँ लाया गया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी लोग खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायलों को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि एक जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, मैंने कहा। पर मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। उस ब्लास्ट में कोई नहीं बचा। दीवार में पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के ही हैं। पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता, मैंने कहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल चुक गया था, पर फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? यह सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए उन्होंने कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सभी सहपाठी और टीचर मुझे घेरे हुए खड़े थे। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, मेरे सर ने कहा। तो क्या मैं बेहोश था? मैंने कहा। हाँ, तुम जंगल में कहीं भटक गए थे, मेरे सर ने कहा। जब सभी लोग लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले और काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती हुई दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन ने तुम्हें पीछे की सीट पर लेटा रखा था।
वह हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था और फिर उस सैनिक ने हम सबको भी अपनी जीप में बिठाया और हमारे कैंप तक हमें छोड़ कर गया। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए चला गया कि मैं अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने के बारे में पूछा तो वह बोला, इस बारे में तुम्हें सोमेश ही बताएगा और वह जो भी बताएगा वह सब एकदम सच होगा। सबकी घूरती निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उस व्यक्ति का नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वह सब तैयार हो गए। सुबह होते ही हम सब उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां अब हॉस्पिटल की जगह एक अधजला खंडर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। यह घटना मेरी दीदी के साथ तब घटित हुई थी जब वह कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए उन्हें रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उस लड़की की बातों से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, वह बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वो अपने कमरे में गई और औजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक नंबर और उसके किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने एक सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर अपनी एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात कर। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था कि अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी और ठीक उसी समय वह सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गईं और उनसे अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ीं। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्होंने आज तक उस लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूल पाए।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।